हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो रियलिटी चेक के ऊपर है। जी हाँ, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और कनाडा का रियलिटी चेक। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है वीजा डायरीज। इंडिया, जी हाँ, जहां मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ और लाइफ के सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट लम्हे गुजारे। और साथ में जिस कंट्री ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया कि आज मैं कनाडा में रह रहा हूं और अपनी लाइफ के साथ थोड़ी सी स्ट्रगल करके कनाडा में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव होते हैं सेम कंट्री के अंदर, तो थोड़ी सी स्ट्रगल तो होती है। यहाँ पे मैंने पूरा अपना देश ही चेंज कर दिया। मैं इंडिया से कनाडा मूव हो गया, तो थोड़ी सी स्ट्रगल तो होनी ही है। और साथ ही साथ स्ट्रगल के साथ साथ थोड़ा सा मजा भी होता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रियलिटी चेक करेंगे कनाडा और इंडिया दोनों के, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कनाडा के अंदर रहने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और साथ में जो कि मैं इंडिया से ही हूं, तो साथ में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंडिया में रहने के क्या क्या फायदे हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आप लोगों को इंडिया में ही रहना है या फिर आप लोगों को कनाडा के अंदर मूव करना है। क्योंकि ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अगर आप लोग इंडिया में ही रहते हैं तो इंडिया के कल्चर और ये सब चीजें आप लोगों को पता है। लेकिन जब आप लोग दूसरी कंट्री मूव हो जाते हैं, वहां पे आप लोगों को कुछ नहीं पता होता है और आप लोगों को अपने आप को नए सिरे से इस्टेब्लिश करना होता है। सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा लिबर्टी। लिबर्टी बहुत से टर्म्स में हो सकती है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स, कार, टू व्हीलर्स की पार्किंग, किसी रिलेटिव के घर पे जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लिबर्टी वर्ड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस बंदे को कैसी लिबर्टी या फिर फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। इंडिया और कनाडा में ट्रैफिक रूल्स लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर लोग ट्रैफिक रूल्स बहुत आसानी से और बहुत ही मजे में तोड़ते रहते हैं, जैसे कि रेड लाइट क्रॉस करना, बिना हेलमेट के टू व्हीलर ड्राइव करना, एक्सेट्रा। वैसे तो ये ट्रैफिक रूल्स आपकी और हमारी, हम सबकी सेफ्टी के लिए बने हैं और मैं फुली इन ट्रैफिक रूल्स को सपोर्ट भी करता हूं। हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने जरूर चाहिए। लेकिन यही ट्रैफिक रूल्स इंडिया के अंदर कई लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप लोग उनसे पूछेंगे कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो क्यों नहीं करते हैं, तो उन लोगों के बहुत ही लेम और वियर्ड रीजंस होंगे। कई लोग तो कहेंगे कि मैं हेलमेट घर पे भूल गया। कई लोग कहेंगे कि गर्मी इतनी है कि मैं हेलमेट लगा नहीं पा रहा, मुझे सफोकेशन होती है। और साथ ही साथ जो लोग रेड लाइट या सिग्नल्स क्रॉस करते हैं, उनसे अगर आप लोग पूछेंगे तो वो लोग कहेंगे कि मुझे बहुत देर हो रही है, अगर मैं टाइम पे कहीं पहुंचा नहीं तो मेरी नौकरी जा सकती है, या कुछ भी इमरजेंसी का बहाना लगाएंगे कि कोई बंदा हॉस्पिटल लेके जाना है मुझे। तो ये सब वियर्ड और लेम रीजंस वो लोग देते हैं। इंडिया के अंदर आप लोग इजीली ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हैं, कीपिंग इन माइंड कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो ट्रैफिक चालान या फिर फाइन बहुत ही सस्ते हैं और मैं पे करके छूट जाऊंगा। लेकिन वहीं पर ही अगर आप लोग कनाडा मूव होते हैं, कनाडा के अंदर सबसे पहली चीज, आप लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ नहीं सकते। कनाडा के अंदर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कैमरास लगे होते हैं सिग्नल्स के ऊपर। दूसरी चीज, अगर आप लोग लेन ड्राइविंग नहीं करते हैं तो जो दूसरी गाड़ी वाले हैं वो भी आपको बहुत ही वियर्ड तरीके से घूरते हुए निकल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग लेन ड्राइविंग नहीं करते हैं तो आप लोग दूसरों को भी रिस्क में डालते हैं। तो यहाँ पे लोग दूसरे, अगर जो भी बंदा ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो उसकी लाइसेंस प्लेट की फोटो खींच के या वीडियो बना के पुलिस में या फिर गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं और फिर उनको ऊपर चालान होता है और साथ ही साथ उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सो कनाडा के अंदर ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप लोग तोड़ना चाहें भी तो शायद ही आप लोग तोड़ पाएंगे। अगर आप लोग ये सोचें कि कोई पकड़ लेगा और चलो किसी ने वीडियो डाल भी दी तो फाइन ही होगा, तो जी हाँ, फाइन ही होगा या फिर आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अगर आप लोगों को सिर्फ फाइन होता है तो वो फाइन छोटा मोटा नहीं होता, जैसे इंडिया के अंदर 2000-3000 रुपए भरे फाइन के और हम छूट गए। यहाँ पे मिनिमम फाइन $200 से $300 का होता है
जिसके अंदर आप लोगों को, अगर आप लोग कन्वर्जन करें, अगर $200 की कन्वर्जन आप लोग इंडियन करेंसी में करेंगे तो वो बनते हैं 13,000 रुपए। और साथ ही साथ इस फाइन के अंदर मैं आप लोगों को साथ में ये भी बता दूं कि अगर आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो आपके लाइसेंस के ऊपर डीमेरिट पॉइंट्स भी आ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास क्लास 5 का लाइसेंस है जो कि आप लोगों को गाड़ी चलाने के लिए मिलता है, अगर उसके ऊपर 15 डीमेरिट पॉइंट टोटल आप लोगों ने इकट्ठे कर लिए तो आपका लाइसेंस वहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा और आप लोग आगे ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इन सब रीजंस की वजह से ही यहाँ पे लोग बहुत कम ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं और यही चीज पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम लोग बात करते हैं कार और 2 व्हीलर की पार्किंग के ऊपर। कनाडा के अंदर हर चीज की एक अलॉटेड पार्किंग है, वहां पे उस पार्किंग का साइन होगा जिसकी वजह से आप लोग कहीं पर भी, किसी के भी घर के आगे, किसी की भी दुकान के आगे आप लोग अपना व्हीकल या फिर कुछ भी पार्क कर सकते हैं, अगर वहां का वो साइन बोर्ड या फिर वहां की पार्किंग अथॉरिटी आप लोगों को वो चीज अलाउ करती है तो। और अगर कहीं पे आप लोगों को पार्किंग पेड है तो आप लोगों को खुद ही वो पार्किंग पे करके जानी है। वहां पे मशीन लगी हुई है और आप लोग उस मशीन के ऊपर जाके अपना लाइसेंस प्लेट डालिए और पार्किंग पे करके चले जाइए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं और वहां पे व्हीकल पार्क करके चले जाते हैं तो पार्किंग वालों के सिक्योरिटी भी होते हैं जो टाइम बे टाइम चक्कर मारते रहते हैं। वहां पे रहते नहीं है वो, लेकिन वो टाइम बे टाइम वहां पे आते रहते हैं। अगर वो आपके लाइसेंस प्लेट से चेक करेंगे, अगर आप लोगों ने पार्किंग पे करी है तो गुड है, नहीं पे करी है तो वो आपके विंडशील्ड के ऊपर फाइन लगा के चले जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि पार्किंग पे करे बिना ही चले जाते हैं। लेकिन जो कि मेरा मेन मकसद है बताने का कि यहाँ पे हर चीज के अलॉटेड पार्किंग साइन बोर्ड ये सब कुछ लगा होता है, तो आप लोग कहीं पर भी पार्क कर सकते हैं एज पर दी अलॉटेड साइन बोर्ड। इंडिया की तरह नहीं कि अगर मेरा घर यहाँ पे है तो मेरे घर के आगे सिर्फ मैं ही गाड़ी पार्क कर सकता हूँ और कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इंडिया की तरह नहीं कि कहीं पे मेरी दुकान है तो मेरी दुकान के आगे या तो मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकता हूँ, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा और खुद भी नहीं करूंगा। मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि इंडिया के अंदर पार्किंग इश्यूज बहुत हैं और पार्किंग को लेके बहुत जगह पे बहुत गंदे वाली लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ये इश्यूज कनाडा के अंदर फुली सॉर्टेड हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसी के रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाने की या किसी फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव के घर पे जाने की। जैसे कि हम लोग इंडिया में करते हैं, हम लोग किसी भी रिलेटिव या फिर किसी भी फ्रेंड के साथ कभी भी हम लोग चले जाते हैं। पर्सनल लेवल पे मैं खुद अगर किसी रिलेटिव के घर पे जाना चाहूँ तो मैं कभी भी किसी को बिना बताए भी पहुंच जाता था किसी भी टाइम। तो वो चीज मुझे इंडिया में अच्छी लगती है, ये चीज कनाडा के अंदर नहीं है। कनाडा के अंदर अगर आपके रिलेटिव यहाँ पे रह भी रहे हैं तो आप लोगों को उनको कॉल करना है, पहले फोन पे बताना है कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो वो आपको एक अलॉटेड टाइम देगा कि हाँ मैं संडे को फ्री हूँ, आप लोग संडे को आ जाओ 12 से 4 के बीच में, तो बैठ के हम लोग गेट टुगेदर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ जाना है, इंडिया के अंदर मैं क्या करता था कि दोस्तों को फोन करा, पूछा भाई सारे खाली हो, मिलते हैं शाम को। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ भी जाना है तो आप लोगों को, अगर आप लोग लोकली जा रहे हैं तो आप लोगों को 4-5 दिन पहले अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हम लोग सैटरडे को मिलेंगे, इस टाइम को मिलेंगे और इस यहाँ जाएंगे। और अगर आप लोग कहीं पे ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं तो आप लोगों को 1-2 महीने पहले अपने ट्रिप प्लान्स करने पड़ेंगे। उसके 2 रीजन है। एक, सब लोग अपने अपने काम के अंदर बिजी होते हैं, तो किसी को कभी छुट्टी मिलती है, किसी को कभी छुट्टी मिलती है, किसी को छुट्टी नहीं मिलती है, किसी को लेनी पड़ती है, किसी को मांगनी पड़ती है। सबसे पहला रीजन तो ये है। साथ ही साथ दूसरा रीजन ये है कि अगर आप लोग किसी और स्टेट में या किसी और प्रोविंस में अगर आप लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप लोग इमीडिएट ट्रिप प्लान करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ महंगा मिलेगा। तो लोग 2-3-4 महीने पहले वो ट्रिप प्लान करते हैं, जिससे कि फ्लाइट टिकट्स वगैरह और एयरबीएनबी या फिर होटल्स वगैरह उन लोगों को सस्ते मिले। तो ये चीज मुझे कनाडा के अंदर थोड़ी सी, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर मेरे को थोड़ी सी खराब बात लगती है कि आप लोगों को अपने रिलेटिव या फ्रेंड के साथ जाने के लिए भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट या फिर प्लान्स बनाने पड़ रहे हैं 2-3 महीने पहले। लेकिन ये चीज इंडिया के अंदर सॉर्टेड है। अब हम लोग बात करते हैं पोल्यूशन की। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, लेकिन वहीं बात करें अगर हम लोग कनाडा की, कनाडा के अंदर तो पोल्यूशन है ही नहीं।
ये तो बात हुई पॉल्यूशन की। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीनरी की। कनाडा इंडिया से बहुत आगे है ग्रीनरी के लेवल पे। ग्रीनरी मींस पेड़ पौधे और घास वगैरह। कनाडा के अंदर हर घर के आगे या फिर पीछे या फिर दोनों साइड घास ही होती है और साथ ही साथ पेड़ भी लगे हुए होते हैं। और इन सब के बावजूद भी कैनेडियंस जो मानते हैं वो समर्स टाइम के अंदर जाके अपने घर के लिए प्लांट्स लेकर आते हैं। कई लोग तो अपने घर के अंदर स्पेशली पेड़ भी उगाते हैं जो पेड़ सब्जियों के होते हैं। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे पहली बात तो ग्रीनरी कहीं पे रह ही नहीं गई है। दूसरी चीज, अगर आप लोग फ्यूचर जनरेशन या फिर करंट जनरेशन को बोले कि पेड़ पौधे लगा लो तो वो लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है और सब के सब अपने फोन में ही लगे रहते हैं। अब बात करते हैं ड्रग्स की। कनाडा के अंदर ड्रग्स लीगल है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को ड्रग्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप लोग 18 साल या उससे बड़े उम्र के हैं तो आप लोग इजीली कैनबिस की शॉप पे जाके आप लोग ड्रग्स ले सकते हैं और वो चीजें आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। मुझे पता है अगर आप लोग सिंगल होंगे या फिर अगर आप लोग अनमैरिड होंगे तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीजें तो करता नहीं तो मैं सेफ हूं। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप लोग एक कंट्री के अंदर सेटल होने आ रहे हैं, मतलब आप लोग अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ इसी कंट्री में गुजारेंगे। कल को अगर आपकी शादी होती है और आपके बच्चे होते हैं, जब आप लोगों के बच्चे हो जाएंगे तब आप लोगों को इस चीजों के बारे में समझ में आएगा, तब आप लोग इस तरफ सोचेंगे, ध्यान देंगे। लेकिन यही अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया के अंदर ड्रग्स लीगल नहीं है तो ज्यादा पॉपुलेशन को वो ड्रग्स की आदत पड़ने के चांसेस कंपेरेटिवली लो होते हैं एज कम्पेयर टू कनाडा, क्योंकि ड्रग्स लीगल नहीं है तो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। और वहां की गवर्नमेंट स्टेप्स भी लेती हैं कि ड्रग्स इजीली अवेलेबल भी ना हो, प्लस वो लोग ये भी स्टेप्स लेते हैं कि ड्रग्स परमानेंटली इंडिया से खत्म हो जाए। तो ये इस चीज के अंदर कनाडा की ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे ड्रग्स लीगल है। और पर्सनल लेवल पे मैं भी ड्रग्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ड्रग्स लीगल नहीं होने चाहिए। तो आप लोग ये डिसाइड करिएगा, सोचिएगा कि आप लोगों को क्या चीज ज्यादा प्रेफरेंस है अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कनाडा के अंदर ड्रग्स लीगल होने की वजह से यहाँ पे सब लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन लीगल होने की वजह से इस चीज की संगति में पड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो कनाडा या कनाडा जैसी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसका मेन रीजन है पैसा। जी हाँ, मनी। कि इंडिया की जो करेंसी है वो कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की करेंसी से थोड़ी सी नीचे है। आप लोग अगर अपनी कंट्री के अंदर 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आप लोगों को ये दिखता है कि कनाडा के अंदर जाके आप लोग ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, प्लस उस पैसे की ज्यादा वैल्यू बनेगी इंडिया के अंदर। अगर आप लोग कनाडा के अंदर $1 कमाते हैं तो उसका मतलब है आप लोग इंडिया के अंदर वही $1 अगर आप लोग भेजें तो वो आज की वैल्यू के हिसाब से 60 to 64 इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यही चीज है जो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है और बहुत से कंसल्टेंट भी ऐसे ही लोगों को समझाते हैं। मैं आप लोगों को इसके पीछे की छुपी हुई सच्चाई बताता हूं। अगर आप लोग सपोज करिए आप लोग कनाडा में मूव हो गए हैं और कनाडा के अंदर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मूव होके मैं बहुत सारे पैसे या बहुत सारे डॉलर कमा के मैं इंडिया भेज दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जरा सोचिए, अगर आप लोग डॉलर में कमा रहे हैं तो आप लोग डॉलर में ही खर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा हो तो आप लोग किसी भी सर्च इंजन पे जाके इस चीज को सर्च कर सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अर्निंग्स और स्पेंडिंग कैसी होती है और आप लोगों को वहां पे कैसे रहना पड़ता है। मे बी अगर आप लोग अपनी कंट्री के अंदर 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं और आप लोग इजिली थोड़ा बहुत बचा के भी आप लोग घर लेके जा रहे हैं और साथ में उस 20-30 हजार रुपए के अंदर आप लोग इजीली अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल आपको खाना पीना मिल रहा है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, घर है और आपको डेली ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, तो मैं उस चीज को मानता हूं कि आप थोड़ा नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर आप लोग ये सोचते हैं
कि कनाडा के अंदर मिनिमम वेज रेट $15 पर आवर है। तो जी हाँ, ये चीज सच है। अलग अलग प्रोविंस के अंदर ये रेट वेरी होता रहता है, लेकिन अगर आप लोग एल्बर्टा की बात करें तो एल्बर्टा के अंदर $15 पर आवर लीगल मिनिमम वेज रेट है। तो अगर आप लोगों को कोई भी छोटी से छोटी जॉब भी देता है तो उस केस के अंदर आप लोगों को मिनिमम $15 पर घंटा मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें आवरली जॉब पे डिपेंड करती है कि आप लोगों को कितने आवर्स मिलते हैं वीक के अंदर, आप लोग कितने घंटे काम करते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके वीकली आवर्स 20 तक ही हैं, मैक्सिमम आप लोग 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। चलिए मैं एक नॉर्मल सिनेरियो लेता हूं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं मिनिमम वेज रेट $15 पर आवर, और अगर आप लोग 8 घंटे पर डे भी काम कर रहे हैं तो दिन का हो गया $120, और इसी हिसाब से मंथली हो गया $3600। और अगर हम यही कंटिन्यू करें पूरे साल के हिसाब से तो ये हो गया $43,200। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति 30 दिन मंथ के अंदर काम नहीं कर सकता। तो नाउ लेट्स काउंट एक्सपेंसेस। आप लोग टैक्सेस भी कम कर लीजिए 15% के टैक्स स्लैब के अंदर, जो कि आएगा $600। ये अप्रोक्सीमेट है, मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूं जिसने एग्जैक्ट बताया होगा आपको। फिर आपका आ जाता है रेंट। रेंट के अंदर अगर आप लोग शेयरिंग में रहते हैं तो आपका मोटा मोटा रेंट आएगा $500 से $600। यूटिलिटीज आएंगी $200, और ग्रोसरीज होगी मंथ की $350। अगर आप लोगों ने गाड़ी ली तो गाड़ी की किस्त और गाड़ी का इंश्योरेंस मिला के आप लोगों को मिनिमम $500 से $600 पड़ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को गाड़ी के अंदर गैस भी फिल करानी है। गैस एवरेज के ऊपर डिपेंड करती है, मिनिमम आप लोग मान के चलिए $100 की गैस आपकी मंथ के अंदर फिल हो ही जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग बाहर का खाना भी खाना चाहेंगे, बाहर थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहेंगे, उसके अंदर मैं आप लोगों के खर्चे ले लेता हूं $200। कार मेंटेनेंस 150 प्लस, जिसके अंदर आपकी कार की सर्विस, कभी कभार ब्रेक वगैरह, ये सब कुछ आपका आ जाता है। हर महीने ये खर्चा नहीं होता है, ईयरली आप लोग अगर खर्चा करेंगे तो उसको मैंने मंथली में डिवाइड करके $150 आप लोगों का बता दिया। यही सारा अगर आप टोटल करके आप लोगों का मोटा मोटा 25 से 2800 हो जाता है। बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि शॉपिंग, मेडिसिन्स, होम इंटरनेट, फोन बिल, विच इज वेरी एक्सपेंसिव इन कैनेडा। एट द एंड आपके पास कुछ भी सेव नहीं हो पाएगा, प्लस घर वालों से दूर रहोगे, अकेले रहोगे, घर का खाना भी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे काम खुद करने पड़ेंगे, जैसे कि कपड़े धोना, ग्रोसरी लेके आना, और उसी बीच में अगर आप लोग कहीं पे बीमार पड़ गए तो अपने आप को खुद ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लोग आप लोगों की यहाँ पे मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद काम पे जाते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कनाडा बिल्कुल ही खराब है या यहाँ पे लोग बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर सकते। कनाडा के अंदर लोग रह रहे हैं, अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी नॉर्मल जनरल चीजों की, जैसे कि टैक्सेशन और वेदर। अगर आप लोग ये सोचकर आ रहे हैं कि कनाडा के अंदर टैक्स नहीं कटता है तो आप लोग बिल्कुल गलत है। कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा टैक्स कटता है, और टैक्स के हिसाब से मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखा देता हूं, जिससे आप लोग टैक्स कनाडा और इंडिया के अंदर रिलेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ कनाडा का वेदर बहुत ज्यादा हार्श है। इंडिया के अंदर +50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है समर्स के अंदर, वही चीज कनाडा के अंदर उल्टी है। अगर आप लोग कनाडा की विंटर्स देखेंगे तो कनाडा की विंटर्स के अंदर -30 से -50 के बीच के अंदर टेम्परेचर जाता है। तो आप लोग टेम्परेचर भी दिमाग में रख के आइएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत मदद करेंगी, ये पूरी वीडियो आप लोगों को बहुत मदद करेगी ये डिसाइड करने में कि आप लोगों को कनाडा मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई भी कंट्री बुरी या अच्छी नहीं होती है, हर कंट्री के अपने प्लस पॉइंट हैं और अपने ही नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को पास कौन से ज्यादा प्लस पॉइंट आप लोगों को फ्यूचर में हेल्प करेंगे, और नेगेटिव पॉइंट्स तो हर किसी के साथ ही होते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये और बता दूं कि अगर आप लोग कनाडा मूव होते हैं तो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो हेल्प आप लोगों को किस नजरिए से, किस पॉइंट पे चाहिए। यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी अच्छा है, थोड़ा सा वेटिंग टाइम मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी कॉल्स बहुत ज्यादा बढ़िया है।
अगर आप लोगों को कोई इमरजेंसी पड़ गई हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द एम्बुलेंस पहुंच जाती है। जो मैंने देखा है 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों के पास एम्बुलेंस पहुंच जाती है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी को देख के या किसी को दिमाग में सोच के या किसी के कहने पे डिसीजन मत लीजिए। स्पेशली यंग जनरेशन, अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज मत कीजिए। अगर कोई आपका दोस्त बाहर चला गया और वो अच्छी लाइफ जी रहा है, तो कि आपको भी बाहर जाना है, तो आप लोगों को पैसे चाहिए या स्टूडेंट लोन चाहिए, अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज मत कीजिए। और पेरेंट्स, आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए। अगर आप लोगों का कोई कलीग का लड़का या लड़की बाहर चला गया है और वो अच्छी लाइफ जी रहा है, आपको नहीं पता वो पहली बात कि वो कैसी लाइफ जी रहा है, आप लोगों को कोई खुल के नहीं बताएगा कि उनका बच्चा वहां पे क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, कोई भी आप लोगों को खुल के ये भी नहीं बताएगा कि कितना खर्चा हुआ, उनके बच्चों में क्या स्किल सेट था, क्या नहीं था। तो आप दोनों से मेरी ये गुजारिश है, एक दूसरे को प्रेशराइज मत कीजिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अपने ऊपर काम कर सकते हैं तो ही आइए, अपने ऊपर काम नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल भी मत आइए। साथ ही साथ अगर आप लोग अपने ऊपर काम कर सकते हैं तो भी आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को जो आपने अपने ऊपर काम किया है उसकी ज्यादा वैल्यू आपकी अपनी होम कंट्री में है या कनाडा जैसी किसी कंट्री के अंदर है, तभी आप लोग मूव होइए, वरना मत होइए। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में बिल्कुल भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर और आपकी लाइफ का सवाल है। ये वीडियो मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे पॉइंट्स पसंद आए हो, मेरी नॉलेज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है वो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि बाहर आना चाहते हैं। जो बाहर आ चुके हैं उनके साथ भी आप लोग शेयर करिए, क्योंकि अगर कोई बंदा बाहर आ चुका है और वो रिसेंटली बाहर आया है तो वो भी ये पॉइंट सोच समझ के आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करे। अगर आप लोग ऐसी जानकारी और ऐसी वीडियोस और साथ ही साथ कनाडा जैसा कंट्रियां घूमना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा डायरीज।